चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। मतलब प्रीवियस जो कंप्लीट हुआ था उसका नेक्स्ट वाला सेशन है। अच्छा, हम वेक्टर पढ़ रहे थे कि बिकॉज आपका वेक्टर जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, वो बेसिक्स है। वेक्टर इज द बेसिक ऑफ एवरी फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जो भी टॉपिक में आप जाओगे, वेक्टर पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब ये वेक्टर कैसे यूज होता है। बिकॉज पूरा का पूरा सारा का सारा फिजिक्स जो है वेक्टर पे ही बेस है। क्योंकि एवरी मतलब कुछ ऐसे मतलब क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका आपका मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा, वो आपका स्केलर्स हो गया। और जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बहुत है फिजिक्स में, आप जो पढ़ रहे हो 11-12 में। इसीलिए वेक्टर जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या क्या खत्म कर लिए थे, देख लो बेटा। आपका यूनिट वेक्टर खत्म हो गया था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, मान लो बेटा एक वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज डिफाइंड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट वेक्टर मान लो एन कैप। ये था यूनिट वेक्टर ऑलवेज डिफाइंस द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को हमेशा डिफाइन करता है। तो एन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लूं तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अरे आ गया समझ में, बिकॉज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है एंड इट ऑलवेज डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर। पूरा आ गया समझ में, ये यूनिट वेक्टर था। हम ये भी ड्रॉ किए थे, मान लो बेटा दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर जेड एक्सिस। सही है। अगर एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस में आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप लेते हैं, जेड एक्सिस में के कैप। दिस इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो एक वेक्टर यहां पर हो गया, वेक्टर मान लो ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, मान लो बेटा एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर हो गया बेटा, मान लो ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर अभी देख लो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना था एक्स, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना था वाई, एंड जेड एक्सिस में कितना डिस्टेंस था जेड। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में। एक स्पेस में पॉइंट ले लो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्स एक्सिस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वाई एक्सिस, एंड यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। वही आपका क्या होगा, अरे क्या हो गया, वो हो गया आपका क्या है वो ए वेक्टर। तीनों का मतलब तीनों का कोऑर्डिनेट यहां पर दिया है। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बेटा एक्स का हो गया मैग्नीट्यूड, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन दिखाता है, आई, तो एक्स आई कैप हो गया। वाई में आपका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, वाई, तो मैग्नीट्यूड वाई हो गया। उसके बाद यूनिट वेक्टर कौन था, जे, तो वाई जे कैप प्लस अब यहां पर जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना था, जेड, तो ये क्या बन गया आपका जेड के कैप। ये था आपका, सही है। अभी हम क्या करेंगे, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जनरल क्या होता है बेटा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या बन गया आपका जेड स्क्वायर था ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एन कैप क्या बन गया आपका ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही, तो निकाल सकते हो आराम से आप। ठीक है, चलिए अभी यहां पर आ जाओ। यहां पर मेरा लिखा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आखिर है क्या, सुन लो। जब आप किसी भी वेक्टर को ओरिजिन से लेते हो, ओरिजिन का मतलब समझ में आ रहा है, यही तो है। देखो यहां पर मैंने एक्स वाई में लेना है, मान लो बेटा दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस। मैंने यहां पर एक पॉइंट चूज कर लिया, मान लो बेटा ये क्या है, पी है, एंड दिस पॉइंट इज ओ। अच्छा, ओ मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 0 0 0, एंड इसका मान लो बेटा एक्स वाई जेड। सही है, तो यहां से यहां तक ले लो। सो दिस वन इज योर ओ, दिस वन इज योर पी। मान लो बेटा दिस वन इज योर, मैंने ले लिया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज डिफाइंड फ्रॉम ओरिजिन। सही है, ये जो आर वेक्टर दिया है आपको वो कहां से डिफाइन हुआ है, ओरिजिन से डिफाइन हुआ है। जो भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लो ओरिजिन से अगर डिफाइन होता है तो वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। आ गया समझ में, कोई भी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर डिफाइन होता है वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर कौन है सर, यहां पर आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर है क्या, वेक्टर which is defined vector which is defined with respect to origin, vector which is defined with respect to origin। origin के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर आपका डिफाइंड होता है वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। आ गया समझ में। तो ये बेटा आर वेक्टर हो गया, ये 0 0 0 है तो इसका कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को आप क्या लिखोगे, अरे बताया तो था, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। आ गया समझ में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओपी वेक्टर
इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस ऑफ जेड के कैफ। सही है बेटा। तो ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। बेटा पी भी लिखता हूं, पोजीशन वेक्टर का लिख देता हूं ऐसा पी भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लिख देता हूं ऐसा डी भी। आ गया समझ में। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से डिफाइंड होता है? ओरिजिन से डिफाइंड होता है। ये याद रह जाएगा आपको। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से डिफाइंड होता है। एंड पोजीशन वेक्टर मान लो ये ओरिजिन से डिफाइन हुआ, ये एक्स वाई जेड हो गया। तो यहां पर वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ। क्यों? ये एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड, ये वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, ये जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आई है, वाई में जे है, जेड में के है। खत्म। आगे समझ में? लिख लो बेटा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सिंपल ओरिजिन से आपको लेना है। ये तो पढ़ाया था प्रीवियस क्लास। ठीक, चलिए आपको मैं बताया था कि हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे, हम चल भी रहे हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वेक्टर आपका मोशन इन ए प्लेन में आएगा, बट इट इज ओके टू लर्न। मतलब बिगनिंग से लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां से समझ में आ गया तो आपको काइनेमेटिक्स एज वेल एज जो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन ए प्लेन वो भी समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक, चलो बेटा हो गया, ये खत्म कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिफाइन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर कोई भी वेक्टर मान लो ओरिजिन रेस्पेक्ट से डिफाइन नहीं होता है तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है। जो वेक्टर ओरिजिन से डिफाइंड होता है वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर अदर देन ओरिजिन डिफाइंड होता है मतलब ओरिजिन में डिफाइंड नहीं होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ गया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी मतलब करके देख लेंगे क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डिफाइंड अदर देन ओरिजिन मतलब ओरिजिन को छोड़ के जो भी पॉइंट में आप चाहो वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। मतलब मान लो आपको मैंने ऐसे ले लिया, देख लो, ये मान लो बेटा आपका एक प्लेन हो गया एक्स वाई जेड का प्लेन। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जेड। मान लो बेटा ये एक पॉइंट है, क्या है ये आपका ए पॉइंट। ए पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया बेटा x1 y1 z1। सही है, x1 y1 z1। सिमिलर बेटा b एक और एक पॉइंट है, b का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x2 y2 एंड z2। आ गया समझ में? अच्छा सर यहां पर आपका क्या बन गया? ये o है। सर मुझे ओ ए वेक्टर चाहिए। बेटा ओ ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्यों? बिकॉज ए पॉइंट से पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन में ड्रॉ हुआ है, ये 0 0 0 है। जो भी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हो आप वो क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए इज ए पोजीशन वेक्टर। मान लो मैंने इसको r1 ले लिया। अभी ये मान लो बेटा b वेक्टर हो गया, तो b वेक्टर ये मतलब आपका r2 वेक्टर मान लो। तो r1 वेक्टर इज ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर, r2 वेक्टर इज ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर। सही है। अभी r1 का कोऑर्डिनेट लिखो बेटा, तो r1 इक्वल लिख सकते हो आप x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ प्लस ऑफ z1 k कैफ। सही है। r2 इक्वल लिख सकते हो बेटा x2 i कैफ प्लस ऑफ y2 j कैफ प्लस ऑफ बेटा कहते हैं कितना? z2 k कैफ। सही है। ओके, नाउ देखो, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपको। मुझे कहां से कहां तक जाना है? सर मुझे a से b तक जाना है। कोई b से भी a तक जा सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ab निकालना है कि ab वेक्टर क्या है। मान लो बेटा ab वेक्टर को मैंने ले लिया डेल r। अभी देख लो, आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन में क्या था? अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, तो ये वाला देखो दिस वन एंड दिस वन आर सेम ऑर्डर, हाथ उठाना नहीं है, तो ये वाला दोनों क्या हो गया? सेम ऑर्डर आ गए। तो दिस वन इज योर resultant opposite order. If two vectors a vector and b vector are represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant will be defined by the third side taken in the opposite order था आपका। तो यहाँ पर r1 वेक्टर डेल r वेक्टर देखो सेम ऑर्डर में है, r2 अपोजिट ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ r1 वेक्टर प्लस ऑफ डेल r वेक्टर इक्वल बेटा r2 वेक्टर। सही है। आपको क्या चाहिए? सर AB चाहिए। तो AB कौन है? डेल r है सर। तो डेल r वेक्टर इक्वल क्या बन गया? देखो ये r2 वेक्टर माइनस ऑफ क्या हो गया? r1 वेक्टर। बेटा r2 वेक्टर कौन है? r2 वेक्टर OB है, सेम ही है। माइनस r1 वेक्टर कौन है? OA है। और r2 वेक्टर क्या लिखे हो आप? दिस वन लिख दो यहां पर। तो ये बन गया बेटा x2 i कैप प्लस ऑफ y2 j कैप प्लस ऑफ z2 k
के कैफ माइनस x1 i कैफ प्लस y1 j कैफ प्लस z1 के कैफ। आ गया समझ में? अभी देखो बेटा आई कॉमन आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये बन जाएगा x2 i कैफ प्लस y2 j कैफ प्लस z2 के कैफ माइनस ऑफ x1 i कैफ माइनस ऑफ y1 j कैफ माइनस ऑफ z1 के कैफ। बेटा कॉमन ले लो i कैफ, तो i कैफ कॉमन लेने पर क्या बन गया ये x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पर j कॉमन ले लो तो ये बन गया आपका y2 माइनस y1। यहाँ पर बेटा k कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपका z2 माइनस z1। आ गया समझ में? अरे बेटा डेल आर कौन है? ए बी वेक्टर है, सही है। तो अभी देख लो ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाई? बिकॉज ए बी वेक्टर इज डिफाइंड अदर देन ऑरिजिन। ऑरिजिन में कौन कौन सा वेक्टर डिफाइंड हुआ है? ओ ए वेक्टर डिफाइंड हुआ है, ओ बी वेक्टर डिफाइंड हुआ है। तो ये जो R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, दीज टू आर पोजीशन वेक्टर। ये समझ में आ गया। एंड ए से बी तक आप तीसरा वेक्टर जो ले रहे हो आप, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ये ऑरिजिन में डिफाइंड नहीं हुआ है। आ गया पूरा समझ में? डाउट नहीं है बेटा? देख लो तो आप सिंपल आपको मैं देता हूं कि बेटा मान लो BC वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे। ये देखो AB वेक्टर कैसे डिफाइन हुआ था? B माइनस ए मतलब पोजिशन वेक्टर OB, पोजिशन वेक्टर OA। सिमिलरली बेटा BC होगा तो क्या होगा? पोजिशन वेक्टर OC माइनस पोजिशन वेक्टर OB, और ऐसे भी लिख सकते हो C माइनस बी, शॉर्टकट C माइनस बी शॉर्टकट। ठीक है, आपको दिया है CD वेक्टर, डायरेक्ट लिख सकते हो D माइनस सी, मतलब D का पॉइंट लिखो माइनस C का पॉइंट करो, आ जाएगा। आ गया समझ में? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? AB वेक्टर, बिकॉज AB वेक्टर इज डिफाइंड अदर देन ऑरिजिन। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट से डिफाइंड नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर डिफाइंड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड अदर देन ऑरिजिन। आ गया समझ में? तो कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको? मान लो BC वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो C माइनस ऑफ B, मतलब C पोजीशन का पोजीशन वेक्टर लिखो, B पोजीशन का पोजीशन वेक्टर लिखो। सिंपल यू हैव टू माइनस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लिख लो बेटा। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर ऐसे मतलब करते रहोगे एवरी डे, when you say to yourself, when you tell to, you want to speak to yourself that I can do it, then you can do it. Seriously, you are going to do it and you will do it. Just you need some positive affirmation, बोलते हैं ना affirmation, ठीक है? I can do it, I can do it, I can achieve that thing, I can make my dream true. Then you can achieve. Seriously, you can achieve. ये लिख लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म। क्विक क्विक क्विक। डन, मिटा दूं? कंपोनेंट भी सिखाया था मैंने, भूल नहीं, वो नहीं भूलना है आपको। ये दिस वन मान लो बेटा R वेक्टर है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका x कंपोनेंट कितना होता है? R cos थीटा। y कंपोनेंट कितना होता है बेटा? R sin थीटा। बताया था आपको, जहां पर टच होता है वो cos होता है, जहां पर टच नहीं होता है वो होता है sin। सही, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, मिटा दूं? ठीक। अभी क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो खत्म हो गया था। ये तो नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है ना। अरे नॉर्मल अलजेब्रा तो अरिथमेटिक नहीं है कि मतलब आप 3 + 2 5 कर लिए तो, लेकिन यहाँ पर 3 + 2 कितना हो सकता है? -1 भी हो सकता है। 3 + 2 कितना हो सकता है? 5 भी हो सकता है। 3 + 2 कितना हो सकता है? 1 भी हो सकता है। बिकॉज वेक्टर आर नॉट ऑर्डिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी नंबर की तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। पहले हेडिंग डालो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सही है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब आपको यहां पर कितना दिया होगा? मान लो बेटा एक A वेक्टर है एंड B वेक्टर है, सही है। अच्छा, वेक्टर में आपका दोनों चीज चाहिए, दोनों, 2 थिंग्स। व्हाट? पहला वाला आपका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा वाला होगा आपका डायरेक्शन। ओके सर, ऐसे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे
ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर इंटू वेक्टर आपका क्या बन सकता है, वेक्टर। मतलब यहां पर आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, यहां पर मैग्नीट्यूड मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बन गया बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, अगर वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आ सकता है आंसर स्केलर। सही है कि नहीं। वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन था, लेकिन यहां पर सिर्फ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये भी पॉसिबिलिटी आ सकता है, जैसे कि वर्क पता है आपको, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया आपने, लेकिन आंसर क्या है आपका, स्केलर आया। सो दैट्स व्हाई बेटा वेक्टर इंटू वेक्टर आपका वेक्टर आ सकता है, नहीं तो वेक्टर इंटू वेक्टर आपका स्केलर हो सकता है। आ गया समझ में। तो दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, क्या, पहला वाला होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि आपको आंसर में क्या आएगा, वेक्टर। दूसरा वाला आपको होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, जो आंसर में क्या आएगा आपका, स्केलर। ठीक है, तो दो वेक्टर प्रोडक्ट हो गए, एक में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ होगा तो वो होगा आपका वेक्टर, और एक में आपका सिंपल क्या होगा, आपका सिंपल मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो नंबर 1 दे दो बेटा, क्या पढ़ेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है, इसका मीनिंग क्या है देख लो। अच्छा ओके, मान लो बेटा यहां पर ये हो गया बेटा ए वेक्टर, सही है, एंड दिस वन इज बेटा बी वेक्टर, सही है, एंड ये बन गया बेटा थीटा। ठीक, अभी मुझे मतलब आप बोलो कि मतलब ये वेक्टर बेटा बी है, अगर मैं ये एक्स एक्सिस में बी का कंपोनेंट मुझे चाहिए, कहां पर, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऑफ बी, बोलो कंपोनेंट ऑफ, ये मान लो ओ है, ये एक्स है, वाई है, ये मान लो क्या दे दो पी, ठीक है, ओपी वेक्टर। इन एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा, बोलो, अरे थीटा लगा हुआ है तो क्या बनेगा आपका, बी कॉस थीटा, ऑब्वियसली। अरे आगे समझ में, एक्स एक्सिस में ये बी वेक्टर का कंपोनेंट कौन है, बी कॉस थीटा, यहां पर मैग्नीट्यूड किसका है, ए कॉस थीटा, तो टोटल आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ए बी कॉस थीटा। नहीं आया समझ में, और एक बार देख लो, ये ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है, तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा। यहां पर क्या था आपका, पहले से क्या था, ए था, तो टोटल उसमें कितना एक्ट करेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। तो ये वाला क्या होगा आपका बी कॉस थीटा इंटू ए। अरे आ रहा है समझ में। तो ये जो है आपका क्या बनेगा, आपका ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस में पहले से ए मौजूद था, इट इज प्रेजेंट पहले से ही। और दूसरे बार क्या हुआ, बी का जो कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट लिख लो, क्यों बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, तो इन एक्स एक्सिस स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर कितना हो गया, बी कॉस थीटा। यहां पर कितना था, ए था, तो टोटल कितना बन गया आपका, ए बी कॉस थीटा। अरे आ गया कि नहीं, ठीक, अरे पूरा समझ में आ गया, कैसे आया वो, ठीक। तो ए डॉट बी का बेटा फॉर्मूला क्या है, मैं बता देता हूं आपको। ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए इंटू बी कॉस थीटा। मतलब ये मान लो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर along a vector, magnitude of b vector along a vector। आ गया समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर along a वेक्टर। और ऐसे भी लिख सकते हो, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर along a वेक्टर। और ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, देखो a डॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर मुझे ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, b इंटू ए कॉस थीटा कर सकता हूं, हाँ ऑफकोर्स कर सकते हो। मतलब यहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए, सॉरी अलोंग बी। आ गया, अरे आ गया कि नहीं,
कैसे लिखना है आपको? तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा सर? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से आया? कंपोनेंट से आया, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर बी कॉस थीटा में यहां पर मतलब सिंगल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का ए कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड, मतलब बी का कंपोनेंट ए में, बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस, कौन है बी का कंपोनेंट? बी कॉस थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड। सिंपल। आ गया समझ में कि नहीं बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ये बन गया आपका ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही है बेटा? अरे आ गया कि नहीं? वार्क में भी समझ सकते हो आप। देख लो बेटा, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। अभी देख लो, मैं यहां से फोर्स डाला, मान लो बेटा ये फोर्स हो गया, ये कितना हुआ? थीटा, थीटा एंगल में मैंने फोर्स डाला, तो ये डिस्प्लेस हुआ कितना? इतना, इतना डिस्प्लेस हुआ। आ रहा है समझ में? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा उसका? एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान लो एस है, ओके। मुझे वार्क निकालना है। आपको पता है वार्क इक्वल टू कितना बेटा? फोर्स इंटू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सही है। अच्छा, और एक चीज देख लो बेटा, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शुड बी सेम, ये होना चाहिए, डायरेक्शन शुड बी सेम। आ रहा है समझ में बेटा? तो वार्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये सही है, लेकिन जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अभी देखो सर, फोर्स तो इस तरह से डाला है, अभी देख लो, मैं दिखा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां पर तो नहीं आया सर, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? देख लो, अभी मान लो बेटा यहां से ऐसे फोर्स डाले हो ना आप, देखो ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला कितना एंगल था? थीटा। ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन गया आपका? थीटा। मुझे क्या चाहिए सर? आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। अभी देख लो, ये फोर्स है, ये थीटा है, अगर टच है तो ये क्या बनेगा आपका? एफ कॉस थीटा। अरे आ रहा है समझ में? और ये वाला क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। सही है। मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? राइट साइड में। तो ये वार्क इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना डालोगे आप? एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो ये बन गया आपका एफ एस कॉस थीटा। सही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डॉट एस। सही है। तो स्केलर प्रोडक्ट को जैसे रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना डॉट, तो इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन, डॉट दिया है अंदर। मेरा समझ में आ गया? ये कहां से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आ गया समझ में? तो स्केलर प्रोडक्ट में सिंपल आपको ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, यू हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस थीटा। ठीक, लिख लो। नेक्स्ट जाएंगे। पहले वो खत्म कर लेंगे बेटा, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। एंड मैंने बताया था कि क्लास को हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको 1 घंटा पूरा ऐसे बैठ के देखना नहीं है। सिंपल छोटा छोटा पार्ट में पढ़ो, ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे एंड माइंड भी आपका क्या नहीं होगा, वो बोर नहीं होगा। अगर एक चीज़ को आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे तो माइंड गेट बोर्ड, माइंड जनरल गेट्स बोर्ड। व्हाई? बिकॉज सेम चीज़ करने में माइंड क्या होता है, वो एक्वेंटेड इतना भी नहीं है कि मतलब हाँ पढ़ा रहे हैं, एक बार मतलब बैठ जाओ सुबह सुबह आपको इंटरेस्ट आ जाता है। अगर मान लो वही चीज़ आपके साथ सेम बार बार हुआ तो नहीं आएगा इंटरेस्ट। आप दाल चावल एवरी डे, कैन यू ईट दाल चावल एवरी डे? नहीं, बिकॉज आप एवरी डे खाओगे तो इंटरेस्ट चला जाएगा, नहीं हर दिन ऐसा। ठीक है। तो यही आप अगर 40 मिनट्स या हाफ एन आवर मतलब फिजिक्स ले रहे हो तो बस 40 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स ब्रेक ले लो या 3 मिनट्स ब्रेक ले लो, देन स्विच टू अदर चैप्टर, नॉट फिजिक्स, स्विच टू मैथ और स्विच टू बायो और स्विच टू केमिस्ट्री ऑल्सो, जहाँ पर चाहो आप शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज इट विल मेंटेन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। बिकॉज आपका टॉपिक चेंज हो गया तो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। अगर टॉपिक सेम रहेगा, बार बार अगर सेम टॉपिक आएगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए छोटा में पढ़ो, ठीक है, बट कॉन्सिस्टेंटली। मैंने ये बार बोला हूँ, एवरी क्लास आई एम टेलिंग दैट कॉन्सिस्टेंसी इज नीडेड, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया बेटा। चलिए अभी क्या करेंगे,
यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं आपका, चलो ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ए बी कॉस थीटा, सही है, ए बी कॉस थीटा आ गया आपका। अभी क्या करेंगे आपका, देख लो, मान लो बेटा ए वेक्टर कितना है सर, ए वेक्टर इक्वल मान लो बेटा ए एक्स आई कैफ, आप जो भी चाहे ले सकते हो, ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ, सही है। बी वेक्टर मैंने ले लिया बेटा बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ, सही है। अच्छा, मुझे क्या करना है, पहले यहां पर देख लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था सर, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन क्या ए एंड बी। चलो अभी क्या करेंगे बेटा, आई डॉट आई, फॉर्मूला आई मैग्नीट्यूड मतलब गैप है, ठीक है, इट्स ओके, आई मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, बेटा दो आपका सेम चीज में, मतलब ये भी ए है ये भी ए है, ये ए है ये ए है, उनके बीच में एंगल कितना आएगा, जीरो, सेम है ना, मतलब ये मान लो ए वेक्टर, दिस वन इज ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो सेम ही उसके ऊपर ही रहेगा, तो एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो यहां पर क्या बन गया आपका, जीरो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बन गया, 1। सिमिलरली जे डॉट जे कितना बनेगा, 1। सिमिलरली के डॉट के कितना बनेगा, 1। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना हो गया, 1। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट उल्टा करेंगे, आई डॉट जे करेंगे, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 मान लो। आई डॉट जे इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, बेटा आई जे के बताया था, दिस वन इज योर आई, दिस वन इज योर जे एंड दिस वन इज योर के, उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90, बिकॉज एक्स वाई जेड एंगल, सॉरी जेड एक्सिस में एंगल कितना होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बन गया बेटा cos 90, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। उसके बाद मान लो बेटा जे डॉट के सेम ही होगा 0, सिमिलर बेटा मान लो के डॉट आई कितना होगा, सेम ही होगा 0। तो अगर सेम यूनिट वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, सेम यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट यू आर टेकिंग, देन दैट डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड व्हेन ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट जो भी हो, 90 डिग्री वाला जो यूनिट वेक्टर लोगे आप, उनका मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, 0। समझ में आ गया, पूरा आ गया। चलो अभी यहां पर करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैफ प्लस ऑफ ए वाई जे कैफ प्लस ऑफ ए जेड के कैफ डॉट बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ, सही है। अभी एक एक करके मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स आई कैफ होल इंटू डॉट बी एक्स आई कैफ, अरे इसको पूरा, इसके साथ पूरा, इसके साथ पूरा, तो बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ हो गया। उसके बाद प्लस ए वाई जे कैफ डॉट वही सेम बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ, सही है सर। और लास्ट वाला बचा ए जेड के कैफ डॉट बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ, सही है। अभी देखो ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई, मतलब ए एक्स में बी एक्स मल्टीप्लाई करोगे और आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई कितना है 1, तो ये बन गया आपका ए एक्स बी एक्स, सही है। अभी देखो ए एक्स आई कैफ डॉट बी वाई जे कैफ, आई डॉट जे कितना होता है 0, अरे आ गया समझ में, ए एक्स आई कैफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी वाई जे के साथ, तो आई डॉट जे कितना हो गया 0, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आई डॉट के 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस यहां पर आ जाओ ए वाई जे कैफ बी एक्स आई कैफ जे आई 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ए वाई जे कैफ बी वाई जे कैफ ए वाई बी वाई, क्योंकि जे डॉट जे कितना होता है, और ए वाई बी वाई ऐसे लिख सकते हो ए वाई बी वाई प्लस ऑफ जे में के मल्टीप्लाई करने पर 0, यहां पर आ जाओ, के में आई मल्टीप्लाई करने पर 0, के में जे मल्टीप्लाई करने पर 0, के में के मल्टीप्लाई करने पर 1, तो ए जेड के कैफ बी जेड के कैफ होगा कितना, ए जेड इंटू बी जेड। आ गया समझ में पूरा, देख लो। तो आपको 2 फॉर्मूला मिला, क्या मिला सर, ए डॉट बी का फॉर्मूला आपका एक है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद और क्या बना, ए एक्स बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई बी वाई
प्लस ऑफ ए जेड बी जेड। सही है? अरे आ गया कि नहीं, देख लो, सिंपल है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है? सिंपल सर, ए बी कॉस थीटा, नहीं तो आपका एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, जेड कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, हो गया। मतलब आई के पास आई रहेगा, जे के पास जे रहेगा, के के पास के रहेगा। आ गया समझ में? आई आई मल्टीप्लाई होंगे, जे जे मल्टीप्लाई होंगे, के मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि आई जे में अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0। तो इसीलिए बेटा आई आई जे जे के, आई के पास आई आएगा, जे के पास जे आएगा, के पास के आएगा। तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। हर टाइम में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, सिंपल आई ढूंढना है। ए का आई, बी का आई, ए का जे, बी का जे, एंड सी का जे, सी का नहीं, ए का जो के, बी का भी के। सिंपल उसी से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। पूरा कंप्लीट? ओके, लिख लो बेटा। क्विक क्विक क्विक। खत्म? लिख लो। मिटा दूं? चलिए, तो आपको क्या करना है पता चल गया? कैसे पता चला? अच्छा, मान लो बेटा एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। मान लो ए वेक्टर इक्वल दिया है 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस ऑफ के कैफ। बी वेक्टर इक्वल दिया है बेटा 3i कैफ माइनस ऑफ जे कैफ, सॉरी प्लस ऑफ जे कैफ प्लस ऑफ 2k कैफ। लेट, सही है? आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी पता है आपको, सिंपल है। ठीक है सर, यहां पर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ए बी कॉस थीटा नहीं, क्योंकि यहां आपका एंगल नहीं दिया है ना आपको, तो इसीलिए आप क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला पता है, आई आई जे जे के। यहां पर आई है तो 2 इंटू 3 कितना बन गया? 6। यहां पर -3, यहां पर 1 कितना बन गया? -3। यहां पर 1 इंटू 2 कितना बन गया? 2, क्योंकि के में मल्टीप्लाई होता है, जे जे में मल्टीप्लाई होता है, आई आई में मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो गया ये बेटा? 6 - 3 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ए डॉट बी कितना बना? 5। मान लो आपको ये पूछा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको एंगल पूछा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। हाँ, अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो दैट इंप्लाइज बेटा कॉस थीटा इक्वल टू ये बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। सही है? ए डॉट बी कितना निकला? 5 डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बताओ, स्क्वायर 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 का रूट, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, इंटू रूट ओवर ऑफ बी वेक्टर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा आंसर? 5 डिवाइडेड बाई ये बन गया आपका सॉरी +1, ये बन गया आपका 9 4 जा 13, 13 1 14, इंटू ये भी बन गया आपका 14, तो ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 14। आ गया? तो थीटा इक्वल क्या बनेगा? कॉस इस तरफ लोगे तो कॉस इनवर्स 5/14। आ गया पूरा समझ में? कुछ नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, कुछ नहीं है बेटा। हाँ, नोट आपको एक लिखना है। क्या नोट? देखो, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया, ठीक है, तो थीटा कितना होगा? 90। तो अभी बताओ ए डॉट बी कितना बनेगा? सर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ए डॉट बी कितना आएगा? 0। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, ठीक है, दोनों वेक्टर आपको परपेंडिकुलर चेक करने के लिए दिया गया है, तो सिंपल क्या करना है उनको, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अगर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप? डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई के साथ आई मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ जे, के साथ के। कंप्लीट? ठीक, लिख लो बेटा। बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है।
खत्म। और एक पार्ट बचा आपका, कौन सा पार्ट बेटा? और एक ही पार्ट बचा, वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। कल कर लेंगे हम, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया पूरा बेटा? वेक्टर क्लियर होना है आपको पूरा, ये बात समझ लो पहले। चलिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट खत्म। नेक्स्ट हम चलेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स, वो आ जाएंगे, ठीक है। पूरा आ गया समझ में बेटा? अगर नहीं समझ में आया तो डाउट में बोलना, ठीक है। मतलब डाउट मतलब कमेंट करके या मेल करके। चलिए, टिल देन बाय बाय बाय, बी हैप्पी की स्माइल।